नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज फ्राइडे है और आज हम लोग थोड़ी अंकों की बात करते हैं। पहले मुझे लगा कि मैं कुछ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की करूं कि किसकी सीटें, कितने परसेंट, कहां। फिर मुझे लगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी मामला है वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो क्यों ना नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बात कर ली जाए। देखिए, दो तीन चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये पहले तो ये समझना होगा कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव क्यों हुआ। तो मूव होने का एक बड़ा कारण जो समझ में आ रहा है और जो अपोजिशन कह भी रहा है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मालूम नहीं इंडिया से उनको परहेज है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, पार्लियामेंट में आके, सदन में आके कोई भी वक्तव्य देने से मना कर रहे हैं। अभी तक नहीं दिए। मना मतलब ये कर रहे हैं कि वो नहीं आ रहे हैं। ऑपोजिशन की एक ही पॉइंट डिमांड है कि भाई आप सदन में आइए और इस पर वक्तव्य दीजिए मणिपुर की सिचुएशन पे। और मेरे हिसाब से जायज़ भी है। लोगों को समझ में आना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार के रहते हुए वहाँ इस तरह की स्थिति कैसे हुई। जो मामला मणिपुर का है उसको एक दृष्टि से और देखना होगा आपको कि 2024 में इलेक्शन है। बीजेपी और हमारे मोदी साहब जिस हरदम इलेक्शन मोड में रहते हैं, वो चाहे ऑफिशियल मीटिंग हो चाहे पार्टी मीटिंग हो, पार्टी मीटिंग का वो हर मीटिंग में ही वो केवल 2024 इलेक्शन की बात कर रहे हैं मोदी जी। उसके सिवा बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे सब में जब उनको लग रहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही, हु इज़ द ऑल्टरनेटिव, मोदी नहीं तो कौन, ये सब जब सवाल चल रहे थे और ये था कि ये बहुत सुगमता से निकल जाएंगे, उस समय दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ हुई भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा को ये फिर भी झेल ले जाते हैं क्योंकि वो कांग्रेस की थी, राहुल गांधी की थी, और इनको ऐसा लगा था कि राहुल गांधी को इतने दिनों में जितनी राहुल गांधी का जो कैरेक्टर एसेसिनेशन करके, पप्पू बना के जो किया गया है, कि जितनी भी इमेज मेकओवर होगा वो बीजेपी को मैच नहीं कर पाएगा, मोदी जी को नहीं। ये इस पर कॉन्फिडेंट थे। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि विपक्ष ने एक घेराबंदी शुरू की। उसने टाइम लिया, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हो गया, उसमें अभी भी कुछ दिक्कतें चल रही हैं। लेकिन विपक्ष ने एक घेराबंदी करके एक विपक्ष का गठबंधन की बात की और वो गठबंधन की मीटिंग हुई। और फिर फाइनली जिसकी वजह से मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि उसका जवाब कैसे दें, बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है उसका जवाब कैसे दें, मीडिया को जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको समझ में नहीं आ रहा है जवाब कैसे दें, उन्होंने अपने जो गठबंधन है उसका नाम रख लिया इंडिया, शॉर्ट फॉर्म। तो अब यहाँ से दिक्कत ये शुरू हुई कि मोदी जी को पहले तो समझ में नहीं आया क्योंकि उनको लगता था कि भारत, मेरा देश, राष्ट्र प्रेम, हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत, इन सब की प्रोप्राइटरी उनकी है। अगर जो बीजेपी और मोदी जी के साथ है वो राष्ट्र प्रेमी है, सब कुछ है। लेकिन जो इनके अगेंस्ट है, जो विपक्ष के, मतलब जो बीजेपी के अगेंस्ट है या बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता है, और वो इस देश का मेजॉरिटी है, करीब 63% लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, तो बीजेपी के अपने स्टैंडर्ड से और अपने उससे वो सब लोग देशद्रोही की कैटेगरी में आते हैं। अभी जब इंडिया नाम हो गया और उसको ये भी करने लगे एनडीए वर्सेस इंडिया, एनडीए वर्सेस इंडिया, तो ये इंडिया को, भाई इंडिया को कौन हैंडल कर सकता है। इंडिया की जो विशालता है और जो बात है वो बिल्कुल जो टारगेट पे वो तीर हिट किया है। अब इसको लेके बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। तो जब पहले तो अच्छा, दूसरा मणिपुर की बात, तो अभी तक मोदी जी अपना एक स्टैंड ये ले रहते थे कि ये सब छोटी मोटी बातें, मैं विश्व में फंसा हुआ हूँ, यूक्रेन वॉर हो रही है, अमेरिका उधर कर रहा है, चीन, ये क्या छोटी मोटी बातें लेके आ रहे हो कि मणिपुर में हो रहा है, लोग मर रहे हैं। अरे भाई हैं, वो देखेंगे। तो जो हैं जो देखेंगे वो 4 दिन मणिपुर में रह के आए और वहाँ उन्होंने अगर कुछ नहीं किया हो तो एक चीज़ तो पक्का की कि आग में घी का डालने का काम और कर दिया। तो मणिपुर की हिंसा रुक नहीं रही है, देश का अहम हिस्सा है। इस बीच एक स्टैंड ये हुआ कि भाई वहाँ बोलना ज़रूरी है। वो भी अब पब्लिक डोमेन में है कि किस तरह ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका बारे में कहा कि भाई आप मणिपुर में कुछ बोलिए, नहीं तो हमें करना पड़ेगा। पार्लियामेंट का पहला दिन था, तो मोदी जी को लगा कि मैं यहीं पे कुछ अपना करके बच के निकल जाऊंगा। तो मोदी जी ने क्या सोचा कि उन्होंने कहा कि देश में सारे चीफ मिनिस्टर को लॉ एंड ऑर्डर देखना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है, चीफ मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए। और राजस्थान, छत्तीसगढ़
और मणिपुर में भी जो है उसको देखना। उन्होंने उसको इक्वेट करने लगे राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ। राजस्थान में भी बहुत बुरी स्थिति हो सकती है, छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी स्थिति हो सकती है, वहाँ महिलाओं के अगेंस्ट जो ऑफेंस है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज मुद्दा मणिपुर है, उसको किसी के साथ करके आप मणिपुर से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इधर से विपक्ष जुट गया कि नहीं भाई, आपको तो पार्लियामेंट के अंदर आके इस पे वक्तव्य देना है। एक और ट्रेडिशन, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन ये है कि जब पार्लियामेंट चल रही होती है तो ये सब वक्तव्य पार्लियामेंट के अंदर दिए जाते हैं, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी, वो आता ही नहीं पार्लियामेंट। सबसे बड़ी बात है वो सदन में आते नहीं है। अच्छा, अभी क्या है हमारी संसदीय पार्लियामेंट्री, उसका कुछ नॉर्म्स हैं। हाल के दिनों में एक ये भी अमेंडमेंट कर दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर की अटेंडेंस वहाँ नहीं वो होगी, बाकी सबकी अटेंडेंस लगती है, कौन आया, कौन कितनी बार आया। तो अगर आप पार्लियामेंट साइट पर जाएंगे तो किसने कितनी बार पार्लियामेंट अटेंड की, किसकी अटेंडेंस ज़्यादा है, किसकी कम है, कौन कम आता है, कितने प्रश्न पूछे, इत्यादि इत्यादि वहाँ है। प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने एग्जेम्प्ट करा लिया। तो अब प्राइम मिनिस्टर आए नहीं आए उसका कुछ पता ही नहीं, आते हैं कि नहीं आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर सदन में आते हैं, मलारे परिसर में रहते हैं पर सदन में नहीं आते हैं, ये सबने देख लिया है। अब इस बीच जब वो मणिपुर पे नहीं बोल रहे थे तो उनके साथ फिर अमित शाह साहब आ गए कि नहीं मुझसे बात करिए। तो हुआ कि आप कौन हैं, आप कौन भाई, तो उसको भी वो भी मामला नहीं चला। तो अब ले दे के विपक्ष के पास कोई और चारा नहीं था मोदी जी से एक वक्तव्य सदन में दिलाने का। तो एक बात हो गई ऑपोजिशन का इंडिया, जिससे सब लोग परेशान है बीजेपी में। अब दूसरी बात हो गई मोदी जी का मणिपुर पे चुप रहना। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा यह माना जा रहा है कि मोदी जी को तो अब बोलना ही पड़ेगा। अब दोनों, अब स्थिति में बता देता हूं नो कॉन्फिडेंस मोशन की। 26 जुलाई को कांग्रेस के जो डिप्टी लीडर इन दी लोकसभा हैं तरुण गोगोई साहब ने 50 लोगों के द्वारा साइन करा के, जो नियम है कि कम से कम 50 लोग साइन करें, 10 बजे के पहले उसको स्पीकर के यहाँ पहुँचा देना होता है। तो वो काम उन्होंने कर दिया। अब जैसा वो होता है कि जब वो आपको नोटिस रिसीव होती है तो आप वहाँ चेक करते हैं, आपने चेक किया, आपने सबको खड़ा करके पूछा कि कितने लोग, 50 की बात थी, 50 लोग मिनिमम उसमें होने चाहिए, 50 लोग खड़े हो गए। और वो अब स्पीकर के पास कोई चारा नहीं था। बाकी अगर चारा जरा सी भी कहीं होती वो तो नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन कोई चारा नहीं था, उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक है, एक्सेप्ट करके उन्होंने कहा कि अब हम इसकी डेटेड बताएंगे। अब इसकी डेटेड का मतलब भी समझ लीजिए। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, पहली चीज़ वो केवल लोकसभा में आ सकता है, क्योंकि सरकार, चुनी हुई सरकार यहाँ है जो डायरेक्ट हम और आप चुनते हैं। राज्यसभा हम डायरेक्ट हम और आप नहीं चुनते हैं, वो इनडायरेक्ट है। तो वो कंटिन्यूस है और वो भंग नहीं होता है। राज्यसभा और लोकसभा का ये है कि राज्यसभा इज कंटिन्यूस, लोकसभा तो चुनी हुई है, 5 साल का टर्म है, आए फिर नए आएंगे, फिर आएंगे, आपको मैंडेट लेना पड़ेगा। तो ये केवल लोकसभा में मूव हो सकता है। दूसरा, जब ये एडमिट हो जाता है तो उसके 10 दिन के अंदर आपको इस पे बहस करानी है, ये जो कानून कहता है। हालांकि इस पे कई बार ऐसा हुआ है कि जिस दिन एडमिट हुआ उसी दिन बहस शुरू हो गई है, ऐसा हुआ है। जनरली 1 आध दिन होता है, लेकिन अब इस बार कोई स्ट्रैटेजी में यह है कि कैसे इसको डिले किया जाए, कैसे और किया जाए, ये सब है। अब दोनों लोगों के लिए इसमें क्या क्या है ये समझ लीजिए। मैं थोड़ा उस पर भी आऊँगा कि कितने नंबर कितनी बार हुआ है। इस वाले नो कॉन्फिडेंस मोशन को छोड़ के अभी तक 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, ये 28वां है। 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन में एक बार भी वो मोशन कैरी नहीं हुआ है, मतलब एक बार भी उस पर वोट के द्वारा सरकार नहीं हटी है। केवल एक अवसर पर मोरारजी देसाई जी के अगेंस्ट जब ये आया था तो उन्होंने वोट से पहले ही रिजाइन कर दिया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या आया था, लेकिन वोट नहीं पड़ा था। वो एक चार्ट है, बहुत अच्छा है कि इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था, वो चार्ट में लगा दे रहा हूँ, आपको आगे के लिए सुविधा रहेगी उस चार्ट को देख के कहाँ क्या हुआ था ये समझने में। अब इम्पोर्टेंट ये है कि किसके लिए क्या है इसमें। बीजेपी को ये लगता है कि अब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है, अब चक्कर क्या है, इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं, सरकार क्यों फेल हो रही है ये जो मोशन लाए हैं वो लोग बोलेंगे, जो सरकार है वो कहेगी हम इसलिए ठीक हैं। ये शुरू होने से पहले ही ये पता है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो सकता है,
फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट इज देयर। लेकिन ऑपोजिशन को लगता है कि हमें एक ऐसा मौका है जब हम मोदी जी के मणिपुर के इशू पे उनसे बुलवा के रहेंगे, ठीक है। बीजेपी को उधर ये लगता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो उसमें कोई ये नहीं है कि वो मणिपुर पे ही बोलना है, तो वो अब राजस्थान, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, मतलब जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट है उसमें क्या बुरे हाल हैं और उसमें क्या क्या हो रहा है अदर देन वायलेंस की, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। अब मोदी जी राजस्थान जाके एक योजना की उसमें जाते हैं तो अच्छी बात नहीं, वहां क्या क्या गड़बड़ हो रही है वो बोल रहे हैं, वो चुनावी भाषण करने लगते हैं। तो अब एक तरह से चुनावी भाषण के जो ऑफिशियली नहीं होता है कि अब चुनाव पार्लियामेंट के अंदर भी अब आप एक अच्छे चुनावी भाषण के देखेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय। तो ये तो एक पहली बात हो गई। थोड़ी एक दो चीजें और समझ लीजिए कि इंडिया जो विपक्षी गठबंधन उसकी तरफ से होगा कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे एक दो चीजें इसमें जरा समझने वाली हैं। दो चीजें हुई हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। बीआरएस जो चंद्रशेखर साहब की पार्टी है, उन्होंने कहा है कि हम वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ हैं और उन्होंने ये साफ इंडिकेट कर दिया है कि वो एनडीए के अगेंस्ट इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने खड़गे जी को वो भी बधाई भी दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया और इस तरह से ये हुआ। जो मुझे लगता है कि ये इंडिकेशन बिल्कुल साफ है कि तेलंगाना के स्टेट इलेक्शन के बाद बीआरएस भी इस इंडिया का पार्ट हो जाएंगे जो विपक्षी गठबंधन है। तो ये तो बात हो गई बीआरएस साहब की। वाईएसआर कांग्रेस को अब जो भी कहा गया हो नहीं कहा गया हो जो भी है, वाईएसआर कांग्रेस ने आज सुबह अनाउंस कर दिया कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट सरकार के पक्ष में वोट करेगी। तो दो लोगों ने अपने प्रेफरेंस साफ कर दिए हैं। एक चीज और बताना भूल गया, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में एक फ्रॉम द मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक समस्या और है। इसमें जो लीडर ऑफ द हाउस है उसको ही फाइनल जवाब देना पड़ता है। तो मोदी जी को बोलना तो पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता है कि अमित शाह से बुलवा दिया, राजनाथ सिंह साहब से बुलवा दिया, उनको ही बोलना पड़ेगा। वो मणिपुर पे हो सकता है ना बोले, अवॉइड कर जाएं। जब चीन में इतने लोगों की शहादत के बाद भी वो चीन पे नहीं बोले, हमारे 20-20 जवान मर गए लेकिन चीन का नाम नहीं लिया, तो इसको भी वो कैसे डॉज दे सकते हैं। इसमें कहीं वो मतलब इसमें मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वो डॉज देते हैं, क्योंकि ये देखिए पार्लियामेंट की बहुत वो मर्यादा नहीं रखते। वो लेट के भले ही मत्था टेकते हो लेकिन वो पार्लियामेंट की नॉर्म्स को नॉर्मली क्या होता है कि ये माना जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर ही अगर पार्लियामेंट चल रही है तो कोई वक्तव्य आप इस तरह का देंगे, लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं, वो जाके चुनावी रैली और ये सब इस तरह की चीज़ों में करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, उसमें भी कुछ हुआ है जो मेरे हिसाब से विपक्षी गठबंधन के लिए बेटर है। एक कांग्रेस के जो लीडर ऑफ द हाउस है लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जी, उनकी अपनी समस्याएं हैं वेस्ट बंगाल में विथ टीएमसी। भाई दोनों लोग आमने सामने लड़ते हैं, वो जीत के आए हैं वहां से। अब उनके लिए बीजेपी के साथ जितनी बड़ी दिक्कत है अपने गृह प्रदेश में, उनके लिए टीएमसी के साथ भी उतनी ही बड़ी दिक्कत है। तो अभी क्या हुआ, 26 को ये मूव हुआ है, 25 की शाम को अधीर रंजन चौधरी भैया कहीं ना कहीं तो मीटिंग होगी डिसाइड। ये जल्दी जल्दी आया और इन्होंने कहा कि कांग्रेस एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर रही है। दूसरे दिन ये मूव भी हो गया। खड़गे साहब ने इसके लिए खेद व्यक्त किया है विपक्ष के जो बाकी समूह हैं उनसे, बाकी दलों से। उन्होंने कहा है कि नहीं, ठीक नहीं हुआ है, आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इंडिया की तरफ से है। और मुझे लगता है कि ये एक तरह से ठीक बिगिनिंग है, क्योंकि इस तरह के छोटे मोटे जो चीज़ें हैं प्रोसेस में लोग वो समझ में आने में कि आई से वी बनने में जो टाइम लगता है वो आई से वी 2-4-5 बार इस तरह का जो गलतियां हो रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। एक अच्छा ये हुआ है कि संजय सिंह अगर बाहर धरना दे रहे हैं तो सारे इंडिया के लोग उनके साथ जाके बैठ रहे हैं। और संजय सिंह भी पुराने समाजवादी हैं, नए नए नारे भी निकालते हैं, खूब नारे लगाए जाते हैं, वो अपनी एक अलग जगाए हुए हैं अलग से। मैं जल्दी से एक दो चीज़ें इसलिए आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू के एक लंबा टेन्योर रहा लेकिन एक ही नो कॉन्फिडेंस मोशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टरशिप 63 में आया। वो भी जब चीन की वॉर हो चुकी थी, हम हार चुके थे। और किसने उसको मूव किया था, आचार्य जेपी कृपलानी ने। और जब जेपी कृपलानी साहब ने इस मोशन को मूव किया तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे बहुत से पुराने साथी उस तरफ सरकार में बैठे हैं, उनके कामकाज पे आज मैं सवाल उठा रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात यह थी कि नेहरू ने जब नो कॉन्फ्रेंस पे बोला तो उन्होंने कहा कि
ये जिस समय मोशन मूव हुआ था उसी समय से पता था कि ये मोशन कैरी नहीं कर सकता है क्योंकि नंबर्स नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में मेरा विश्वास होने के कारण मैं इसका आई वेलकम दिस, मैं इसका स्वागत करता हूं और मुझे ये अच्छा लगता है कि इस तरह की चीज़ें होती रहें जिससे लोकतंत्र मजबूत रहे। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं अपने मन से नहीं, आप इस इंडियन एक्सप्रेस की उसको भी पढ़ लेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। अब कितनी देर की बहस होती है, क्या होता है, 24 घंटे की बहस हुई है, छोटी बहस भी हुई है, 6 घंटे की बहस भी हुई है। सबसे ज़्यादा अभी तक 27 में सबसे ज़्यादा नो कॉन्फिडेंस इंदिरा गांधी ने झेला है, 12 उन्होंने अपने मतलब बिफोर इमरजेंसी वाले कार्यकाल में और 3 उन्होंने पोस्ट इमरजेंसी जो 80 से 84 का कार्यकाल था उसमें झेला है। 15 जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब लोगों ने केवल एक नो कॉन्फिडेंस मोशन झेला है। अभी तक मोदी जी भी अभी एक वाले थे लेकिन अब वो 2 वाले हो गए, इसको लेके जो 28वां नो कॉन्फिडेंस मोशन है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो सबसे क्लोजली था, जो सबसे क्लोज था कि मतलब वो मोशन था नरसिम्हा राव जी की सरकार के अगेंस्ट 28 जुलाई 1993 में, जिसमें मोशन के पक्ष में 251 और मोशन के अगेंस्ट 265, बहुत नैरो था, 14 वोट से ही सिर्फ नरसिम्हा राव अपनी सरकार बचा पाए थे। ये मैं आपको आंकड़े इसलिए कर दे रहा हूँ कि ये आपको समझना ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या होगा, क्या नंबर्स होंगे। आपको अगर याद हो, अभी तक जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं उनके अगेंस्ट एक ही हुआ है 2018 में, और अगर आपको याद हो ये वही वाला नो कॉन्फिडेंस मोशन था जिसमें राहुल गांधी अपनी स्पीच देने के बाद प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के पास जाके मोदी जी को उन्होंने गले लगा लिया था, और फिर जब वो आके बैठे थे और माधवराव सिंधिया के लड़के ज्योतिरादित्य जी उनके बगल में बैठे थे तो उनको उन्होंने आंख दबा के एक इशारा किया था, और उस पर वो अगर आपको चीज़ याद हो तो मैं सिर्फ याद के लिए मैंने आपको कहा है कि वो भी याद रखिए। 2-3 चीज़ें एक और ध्यान रखिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन ये जानते हुए कि वो नहीं होगा, ये सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने की भी बात होती है। जो नंबर्स हैं लोकसभा में, वो नंबर ये हैं कि 543 चुने हुए लोग हैं, करीब इस समय 538, शायद 5 मेंबर्स नहीं हैं। जो आंकड़े हैं उसमें एनडीए के पास 331 या 332 मेंबर हैं एनडीए के पास, तो कोई खतरा नहीं है। 272 इज़ द हाफ वे मार्क, तो बहुत ही कंफर्टेबल है एनडीए। जो इंडिया है उसके पास 141 या 144 हैं माइनस बीआरएस। तो अब बीआरएस भी अगर इनके साथ वोट देते हैं तो बीआरएस के जो 9 हैं शायद वो भी इनके साथ जुड़ जाएंगे। कुछ लोग नॉन अलाइंड हैं। अभी तक नॉन अलाइंड जो मतलब किसी के साथ वोट नहीं देने को, वो बीजू जनता दल और बीएसपी ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जनरली ये लोग सरकार के साथ ही वोट देते हैं। तो कोई नंबर्स में ऐसा कोई गेस नहीं और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देश के लोकतंत्र के लिए ये अच्छा है, डिबेट अच्छी होगी। एक ही चीज़ समझ में नहीं आ रही, जब 26 जुलाई को ऑलरेडी मोशन एक्सेप्ट हो चुका है तो उस पर अब डिबेट क्यों नहीं करा रहे हैं, वो उसको इतना लेट क्यों किया जा रहा है। मेरे ख्याल में एक ये भी है ना कि ठीक है, टालते रहो, शायद कुछ निकल आए, क्योंकि हर दिन जो बीतता जा रहा है मणिपुर में और हालत ख़राब होती जा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच।